जीव जगत के अन्य प्राणियों के समान ही पादप भी अपने आर पार के एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई ग्रहण करते हैं और उनके अनुरूप अपनी प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। यह एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन का फीचर है। पर कैसे? वो किस प्रकार से अपने आर पार के वातावरण से उद्दीपनों को सेंस करते हैं, अर्थात हाउ डू प्लांट्स दे रिसीव द स्टिमुलाई present in the external environment. So that is with the help of certain receptors. तो इस वीडियो में हम सिग्नल ट्रांसडक्शन के रिसेप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्लांट रिसेप्टर्स दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। एक वे जो कोशिका की सतह पर उपस्थित होते हैं, दैट इज सेल सरफेस रिसेप्टर्स, और दूसरे जो कोशिका के अंदर, दैट इज साइटोप्लाज्म में अथवा न्यूक्लियस में उपस्थित हो सकते हैं, अर्थात इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं वे वास्तव में मेम्ब्रेन प्रोटीन के ही भाग होते हैं, और जो अपने इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं वे साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस में भी प्रवेश करने में सक्षम हैं, या न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटीन्स भी हमारे जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव कर सकते हैं। सामान्य मतलब कौन सा सिग्नल सरफेस रिसेप्टर्स द्वारा रिसीव होगा और कौन सा सिग्नल अपने जो साइटोप्लाज्म या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स द्वारा रिसीव होगा, इसका एक सामान्य नियम है। प्रत्येक सिग्नल या वह केमिकल मॉलिक्यूल जो विसरित हो सकता है, जो ट्रांसड्यूस हो सकता है या डिफ्यूज हो सकता है थ्रू दिस लिपोप्रोटीनेशियस, जो अपनी मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से जो कोशिका में सहजता से प्रवेश कर सकता है अपने छोटे साइज के कारण या अपने नॉन पोलर नेचर के कारण, वह सिग्नल तो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में उपस्थित रिसेप्टर द्वारा रिसीव होगा। और यदि हमारा जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो पोलर है, अर्थात वो इस लिपिड बाइलेयर से सहजता से क्रॉस नहीं हो सकता है, तो अपने साइज के कारण या पोलर नेचर के कारण, क्योंकि हमको मालूम है ये हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं लिपिड बाइलेयर के और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स है, तो एम्फीफ्लोइक होने के कारण ये जो लिपिड बाइलेयर है इसमें से नहीं पास हो पाएंगे और इनको रिसीव करने वाले हमारे रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होंगे। अब मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं। वैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में जब हमने अपने एक पूर्व वीडियो में बात किया था तब भी हमने विभिन्न प्रकार के मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स का या रिसेप्टर प्रोटीन्स का जिक्र किया था। तो जब मेम्ब्रेन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हम जानते हैं कि लिपिड बाइलेयर होता है जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, इंटीग्रल, जो केवल एक सरफेस पे हो सकते हैं या दोनों सरफेसेस पे प्रोट्रूड कर सकते हैं, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हो सकते हैं, किसी एक ही सरफेस पे उपस्थित हो सकते हैं। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स सामान्यतः इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं जो कंप्लीट लिपिड बाइलेयर को ट्रैवर्स करते हैं। यह चार प्रकार के मुख्यतः होते हैं प्लांट किंगडम में। सर्वप्रथम जो हमारे हैं दे आर द चैनल रिसेप्टर्स, आयन चैनल रिसेप्टर्स। इसमें जब सिग्नल इन रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, तो इस
इसके जो अमीनो एसिड्स हैं या जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस रिसेप्टर प्रोटीन के, उनमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है और उस कन्फर्मेशनल चेंज के फलस्वरूप ये बीच में एक ओपन चैनल जैसा बन जाता है, जिसके माध्यम से विभिन्न मॉलिक्यूल्स, स्पेशली द आयंस, वो इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जब हम किसी आयन चैनल की बात करते हैं, अर्थात उसके अमीनो एसिड्स इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि दे अलाउ फ्री फ्लो ऑफ आयंस थ्रू दिस प्रोटीन। दूसरे प्रकार के हमारे जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, वे हैं जिसमें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, मल्टीपल मल्टी डोमेन, और उसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्मिक साइड में भी और एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में भी उसके डिफरेंट प्रोटीन लूप्स होते हैं। जो एन टर्मिनस है, वहां पे कोई ओलिगोसैकेराइड यूनिट होती है विच रिसीव्स द सिग्नल, और इस सिग्नल को रिसीव करने के कारण जब सिग्नल इसके कांटेक्ट में आता है टू दिस एन टर्मिनस ऑफ दिस रिसेप्टर प्रोटीन, तो उसके फलस्वरूप इसका जो सी टर्मिनस है उसमें कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि एक्टिवेशन हो जाता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, या जो सिग्नल है दैट इज ट्रांसड्यूस्ड अक्रॉस दिस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार का उदाहरण अपना जो है वो है जीपीसीआर प्रोटीन्स। तीसरा है, इसमें मल्टीपल अल्फा हेलिकल डोमेन्स नहीं होती हैं, सिंगल एक अल्फा हेलिकल डोमेन है जिसके बाहर वाले एन टर्मिनल पे जब सिग्नल जुड़ता है तो जो अंदर वाला सी टर्मिनस है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म साइड, वहां पे एक्टिवेशन हो जाता है, अर्थात फॉस्फोराइलेशन हो जाता है इस प्रोटीन का, दैट इज इट इज ऑटोफॉस्फोराइलेटेड। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन। एंड in another type of, that is the fourth type of protein, यहां पर जब एक्सटर्नल अपना जो टर्मिनस है इस प्रोटीन का एन टर्मिनस, दैट इज द रिसेप्टर बाइंड स्टिमुली बाइंडिंग साइट ऑफ दिस रिसेप्टर, उस पे जब रिसेप्टर जुड़ता है तो अंदर कोई अन्य प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, या अंदर आपके सेकंड मैसेंजर्स का निर्माण हो जाता है जो इस मैसेज को, इस सिग्नल की उपस्थिति को सेल के अंदर इंड्यूस कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं। तो इस प्रकार से मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, दे आर बेसिकली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, जो इसकी झिल्ली है कोशिका की उसी के पार्ट है, उसी में उपस्थित इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जिनका कार्य है कि उपस्थित सिग्नल्स द्वारा इस प्रकार से अपने कन्फर्मेशन में परिवर्तन करना कि उन सिग्नल्स की अनुपस्थिति कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में आगे के रिएक्शंस इंड्यूस कर सके, प्रेरित कर सके। अब अगर हम साइटोप्लाज्मिक या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की बात करते हैं, तो एक उदाहरण जैसे इसमें लिया गया है, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो अन्य प्रोटीन्स के साथ जुड़े रहते हैं, और उन अन्य प्रोटीन्स के साथ जुड़े रहने के कारण वे अपना जो कार्य है, दैट इज सपोज दे आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे यहां पर इस बड़े प्रोटीन के साथ जुड़ने के कारण इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू पास थ्रू दिस न्यूक्लियर पोर। तो जब कोई सिग्नल इसमें से अपनी मेम्ब्रेन में से क्रॉस करके और साइटोप्लाज्म में उपस्थित इन रिसेप्टर्स से जुड़ता है,
तो इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है और उस कन्फर्मेशनल चेंज के कारण ये जो चैपेरॉन प्रोटीन्स हैं इनसे ये अलग हो जाते हैं। अब जबकि ये बड़ा प्रोटीन जो चैपेरॉन प्रोटीन है ये अलग हो गया है, सो नाउ दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर प्रोटीन along with the signal molecule it can pass through this nuclear membrane और यह एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे डीएनए की अपने स्पेसिफिक प्रमोटर साइट पे जोड़ सकता है जहां पे ये आरएनए को जोड़ने में मदद कर सकता है एंड दिस विल इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन जिसके फलस्वरूप मैसेंजर आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा और उसका जो अपना रिस्पॉन्स जनरेट होना है वो रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। अभी हमने बात करी थी आयन चैनल रिसेप्टर्स की, तो अगर हम इन आयन चैनल रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म देखें तो दो प्रकार के मैकेनिज्म हो सकते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स के। एक जो अभी हमने बात करी थी, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन, इस पे जब मैसेंजर आकर के जो स्टिमुलाई है वो आकर के जब जुड़ेगा इस आयन चैनल प्रोटीन पे तो इसके जुड़ने के फलस्वरूप इस प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज होगा और उस कन्फर्मेशनल चेंज के कारण ये चैनल जो इस स्टिमुलाई के बिना बंद थी वो स्टिमुलाई के जुड़ने पे खुल जाएगी और इसमें से आयंस का एक्सचेंज संभव हो सकता है। दूसरा तरीका है कि जो रिसेप्टर है उस पे जब मैसेंजर या अपना स्टिमुलाई आकर के जुड़ता है उसके जुड़ने के कारण उस रिसेप्टर से कोई अन्य प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है टुवर्ड्स द साइटोसोल साइड एंड दिस एक्टिवेटेड प्रोटीन वो कोई आयन चैनल को ओपन करता है अर्थात एक्टिवेट करता है किसी आयन चैनल के प्रोटीन्स को जिसके कारण उसमें से आयंस का फ्लो संभव हो सकता है। अर्थात एक तो हुआ कि जिस पे मैसेंजर स्टिमुलाई अपना जुड़ा वो ही आयन चैनल है और दूसरा अपना स्टिमुलाई ने स्टिमुलेट किया किसी प्रोटीन को और उसके फलस्वरूप जो एक्टिवेटेड प्रोटीन है उसकी एनर्जी से कन्फर्मेशनल चेंज हुआ आयन चैनल्स में एंड दे ओपन अप फॉर द पैसेज ऑफ डिफरेंट आयंस। जो जीपीसीआर है दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स वो कैसे कार्य करते हैं। जो जी प्रोटीन है उसके बारे में हम अन्य वीडियो में बात करेंगे। वह एक प्रोटीन है विच गेट्स एक्टिवेटेड जब किसी जीपीसीआर प्रोटीन पर कोई स्टिमुलाई जुड़ता है और जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो यह अन्य प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है और उन अन्य प्रोटीन्स का सबका अपना अपना अलग कार्य हो सकता है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स कि इस जी प्रोटीन के द्वारा कौन सा प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। कोई एंजाइम एक्टिवेट हुआ जैसे यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हुआ तो उसने सिंथेटिजर लाइपेज तो उसने मेम्ब्रेन लिपिड को कैटाबोलाइज कर दिया रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, पर यहां पर जो ध्यान देने की बात है कि जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हुआ व्हेन सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द जीपीसीआर एंड दिस जी प्रोटीन इट एक्टिवेट्स सम एंजाइम। दूसरा तरीका हो सकता है कि ये जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है ये पर्टिकुलर आयन चैनल्स को एक्टिवेट कर दे जिसके कारण
आयन चैनल्स खुल जाएं। जैसे इससे पहले आयन चैनल ओपनिंग मैकेनिज्म में हमने देखा कि कोई रिसेप्टर रिसीव कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आयन चैनल्स ओपन अप हो रही हैं। और दूसरा हो सकता है कि ये जो जी प्रोटीन्स हैं ये सेकेंड मैसेंजर्स का निर्माण कर दें, जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी। तो सेकेंड मैसेंजर्स क्या होते हैं या साइक्लिक एएमपी क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम अन्य वीडियोस में बात करेंगे। तो जीपीसीआर, दे आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिन पर जब एक्सटर्नल सरफेस पर स्थित स्टाइमुलाई या सिग्नल अटैच होता है तो यह अपने साइटोसोल साइट पे विशिष्ट प्रकार के जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स, एक्टिवेटेड मीन्स फॉस्फोराइलेटेड, तो फॉस्फोराइलेटेड जी प्रोटीन्स विभिन्न मैकेनिज्म्स के द्वारा इस सिग्नल को कोशिका के अंदर ट्रांसड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण विभिन्न स्टाइमुलाई उत्पन्न होते हैं। एक अन्य प्रकार के रिसेप्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल रिसेप्टर्स। इसका एक उदाहरण है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर इन द प्लांट्स। इसमें दे आर सिंगल अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो वापस से लिपिड बाइलेयर है, उसी में उपस्थित इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। जब कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उपस्थित सिग्नल मॉलिक्यूल इसकी रिसेप्टर साइट पर जुड़ता है, उस समय दो मोनोमर्स अर्थात इस प्रकार के दो रिसेप्टर्स एक दूसरे के नजदीक आकर के डायमर का निर्माण कर लेते हैं। और जो ये डायमर्स हैं, इनके साइटोसोल के साइड में जो सी एंड है, वहां पर उपस्थित अमीनो एसिड्स, टायरोसिन अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है और ये फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। इसलिए इनको हम कहते हैं काइनेज। दे आर प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स जिनका टायरोसिन फॉस्फोराइलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो हमें पता है कि काइनेज इज द एंजाइम associated with ATP. So this type of receptors, they are known as tyrosine protein kinase receptors. So once they are activated, they will activate दूसरे molecules को और इस प्रकार से कोशिका के अंदर इस सिग्नल की उपस्थिति को प्रेरित कर देते हैं these receptors. तो signals, they do not ट्रांसफर्ड या दे डू नॉट एंटर द सेल, पर उनकी उपस्थिति के अनुरूप कोशिकाओं में आगे के रिएक्शंस होते हैं एंड दैट सिग्नल इट इज ट्रांसड्यूस्ड। और इसके बाद कैसे ये ट्रांसड्यूस होते हैं उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे।